मुझे लगता है मेरे आज का टॉपिक जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो प्लीज क्या करेंगे जी, हेडिंग दीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अलजेब्रिक फंक्शंस में जो एक्चुअली A2 का टॉपिक है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? वैसे तो आपको मालूम है कि एक्सपोनेंट का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट का लफ्ज हम बचपन में किसके लिए इस्तेमाल करते थे? या पावर के लिए, या इसके लिए कौन लफ्ज भी होता था? इंडेक्स के भी लफ्ज इस्तेमाल करते थे। लेकिन मुझे लगता है मैंने अगर कभी क्लासिफाई किया हो तो ऐसे क्लासिफाई किया होगा कि इफ द पावर इज नोन देन वी कॉल इट इंडेक्स, इफ द पावर इज अननोन देन वी कॉल इट एक्सपोनेंट। मतलब ऐसे हमने वैसे अपनी तरफ से मैंने एक टर्मिनोलॉजी डेवलप की है कि तीन लफ्ज हैं हमारे पास, जो भी चीज ऊपर लिखी हो उसको बुनियादी तौर पे कहते हो तो पावर ही है, तो जनरल टर्म पावर आ गई। अब पावर के लिए आगे दो लफ्ज और हैं, एक लफ्ज है क्या? इंडेक्स, और दूसरा लफ्ज क्या है? एक्सपोनेंट। अब इंडेक्स का लफ्ज हमने बहुत पहले इस्तेमाल कर लिया हुआ है, जैसे बचपन में हम वो लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ते हैं, वो जो लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ते थे इसका मतलब इंडेक्स का लफ्ज वहां हमने कंफर्म 100% पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जब वहां हमने पढ़ा तो वहां उसको इंडेक्स क्यों कहते थे? हम कहते थे सर पावर जो है वो नोन है, मतलब वेरिएबल नीचे होता है और ऊपर पावर जो है वो नोन होते हैं, तो हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो पावर्स ऐड हो गई, डिवाइड किया तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, पावर की पावर ली तो मल्टीप्लाई हो गया, पावर नेगेटिव हुई तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे चली गई, पावर 0 हो गई तो आंसर 1 आ गया, या पावर फ्रैक्शनल हो गई तो कोई अंडर रूट का कॉन्सेप्ट आ गया। इस तरह की बहुत सारी बातें हमने वहां डेवलप की हुई हैं। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूं? अब मैं कहना चाहता हूं जी पावर के लिए मैंने नाम एक्सपोनेंट कब रखना है? जब वो पावर क्या होगी? अननोन होगी। क्या होगा जनाब साहब? आई बिलीव एक्सपोनेंट को पावर बोलते हैं, लेकिन कौन सी वाली पावर? अननोन पावर। एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं जी? सर वी नो पावर को बोलते हैं, लेकिन कब? जब वो पावर क्या होती है? अननोन होती है। अननोन मतलब वेरिएबल पावर होती है। वेरिएबल पावर मतलब सर जी x इज इन द पावर। वेरिएबल का मतलब क्या है? अननोन पावर है, वेरिएबल पावर है, या x इज इन द पावर। ये लो जी, ये हमारा एक्सपोनेंट का मतलब आ गया। एक्सपोनेंट का मतलब या एक्सपोनेंशियल का मतलब। हाँ, आगे फंक्शन की डेफिनेशन मैंने क्या बोलनी है मैं उसकी अंग्रेजी डेवलप कर देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप साइड पर या पेज के हेडर पर एक रिमाइंडर लिख दीजिए कि व्हेन द पावर इज नोन वी कॉल इट क्या? वी कॉल इट इंडेक्स। व्हेन द पावर इज नोन वी कॉल इट, पेज के हेडर पे लिखें या कहीं साइड पे लिख लें कि इस वक्त मैंने यहां क्या लिखा है कि अननोन पावर के लिए या वेरिएबल पावर के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है? एक्सपोनेंट का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। तो नोन पावर के लिए या नोन क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पावर के लिए क्या होगा? इंडेक्स का लफ्ज इस्तेमाल होगा। तो प्लीज क्या लिखा आपने? व्हेन द पावर इज नोन, व्हेन द पावर इज नोन इट इज नोन एज क्या? इट इज नोन एज इंडेक्स, ठीक है। इट इज नोन एज इंडेक्स। और इसका मतलब है व्हेन द पावर इज अननोन इट इज नोन एज एक्सपोनेंट। इसको मतलब मसला इस बात से। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हुआ? एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर वेरिएबल या अननोन किधर है? इन द पावर है। इन द पावर मतलब इन द एक्सपोनेंट है, ठीक है। आई थिंक मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा, व्हाट इज दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन? इट्स अ फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ये कैसा होगा? जब वेरिएबल है तो मैं कहता हूं वेरिएबल ऊपर इंडेक्स में है, तो मैंने मेन चैप्टर हमारा क्या है? अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा का वन ऑफ द टाइप है, अलजेब्रा की वन ऑफ द क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन है, तो इट इज एन अलजेब्रिक फंक्शन इन विच द वेरिएबल is in the power, in which the variable is in the power। और ये जो variable is in the power होता है उसका नाम ही क्या है? उसका नाम ही हमने क्या रखा है? That is exponent।
वेरिएबल इज इन द पावर, मतलब वो एक्सपोनेंट होता है। ठीक है जी। अब अगर आप इसको कुछ लिखवाना चाहते हैं तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, सुनिए जरा गौर से। वैसे तो मैं ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल पहला चैप्टर बना के भी पढ़ा सकता था। बिल्कुल पहला कैसे, कि अगर आपको याद हो तो वो एल्जेब्रिक टर्म हमारा पहला टॉपिक था, और वहीं पर ये इंट्रोडक्शन आ गई थी बात की कि एक्स होगा, उसके ऊपर कोई पावर होगी, उसके पीछे कोई कोफिशिएंट होगा तो हमारी टर्म होगी। उधर ही मैंने कहा कि अगर नीचे बेस होगी, ऊपर पावर में एक्स होगा, तो वो भी क्या है, वो भी तो एक बुनियादी तौर पर एल्जेब्रिक टर्म ही थी। ठीक है, तो मैं वहां पे भी पढ़ा सकता था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वहां उसको नहीं पढ़ाया, और मैंने कहा जी मैं इसका एक वक्त आएगा जब मैं ये फंक्शंस की तरफ कहानी डेवलप करूंगा, क्योंकि मैं फंक्शंस में इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ बिकॉज यू नो मैंने इस टर्म का आपको सिर्फ लॉज नहीं पढ़ाने, मतलब मैंने इसके आपको सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स नहीं पढ़ाने, मैंने इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ाने के बाद इसके ग्राफ बनाना है, फिर इसकी डोमेन बतानी है, फिर इसकी रेंज बतानी है, फिर इसके ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, फिर मैंने इसका इनवर्स ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर मैंने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, फिर मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो मैंने इसके बाद बहुत कुछ करना था, इसलिए मैंने इसको कहाँ तक पेंडिंग छोड़ा, यार पहले बेसिक जो एक्सप्रेशन इक्वेशन वाली मैथ्स है उसको वाइंड अप कर लें, फिर जब फंक्शन वाली मैथ स्टार्ट होगी, क्योंकि फंक्शन में हम क्या करते हैं, फंक्शन में जाके हम पहले ग्राफ बनाते हैं, और फिर उसकी अगर एक्सटेंशन करनी हो तो ग्रेडियंट निकालना हो या एरिया निकालना हो तो कैलकुलस करना हो तो डिफरेंशिएशन करनी हो, तो खैर जो भी है वो सारा एक अगला मैथ्स मैंने इसका डेवलप करना है। स्टार्ट में कहां से करूंगा, ऑफ कोर्स यूं समझिए कि स्टार्ट बिल्कुल पहले लफ्ज से होगा कि सर इसमें एल्जेब्रिक टर्म होती कैसी है, मैं बता चुका हूं कैसी होती है। ऐसी टर्म होगी जिसमें वेरिएबल जो है वो कहां होगा, सर जी वो पावर में होगा। अच्छा, अगर वो पावर में होगा तो पावर तो किसी चीज की होती है ना, जिस चीज की वो पावर होती है उस चीज को क्या कहते हैं हम, उसको बेस कहते हैं। ठीक है, तो बेस क्या होगी, वो नोन होनी चाहिए। वैसे तो हमारे पास नीचे बेस अननोन होती है और उसकी पावर होती है, पावर 1 है तो एक दफा, पावर 2 है तो x इंटू एक्स, एक्स की पावर 3 है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स की पावर 4 तो x इंटू एक्स इंटू मतलब 4 दफा। अब अगर मैं कहूँ 2 मतलब बेस नोन है 2, पावर इज x है जी, तो क्या होगा, सर जी पता नहीं, अभी तक तो हमें नहीं पता इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब हमने क्या करना है जनाब साहब, डेवलप करना है। सो यू नो व्हाट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मिसाल के लिए मैं जो मिसाल देने लगा हूं सुनिए प्लीज। आई थिंक मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या, इट इज इक्वल्स टू ए पावर एक्स, ऐसा लिखो। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या जी, ए पावर एक्स। अब आपको मालूम है कि ये एफ ऑफ एक्स क्या चीज होती है, ये तो हम सर वाई को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स प्रॉपर्ली हमारा वो दूसरा वेरिएबल होता है, एक्स हमारी डोमेन होती है, एफ ऑफ एक्स हमारा पूरे का पूरा रेंज होता है। उसके लिए हमने एक लफ्ज इस्तेमाल, हमने एक वेरिएबल इस्तेमाल किया हुआ, क्या कि सर एफ ऑफ एक्स के लिए क्या करें, वाई बोले। ए जो है, ए क्या है, ए बेसिकली कोई ना कोई बेस है, और उसके ऊपर जो एक्स है वो एक्स क्या है, एक्स जो है वो कोई ना कोई एक्सपोनेंट है। हेलो जी, यहां पे आपके पास व्हाट इज दिस एफ एक्स, दिस इज दैट फंक्शन, बल्कि वाई ना लिखें इसको, सर ये फंक्शन है। इस फंक्शन में क्या है, इस फंक्शन में कोई बेस है, बेस के ऊपर जो है वो कोई एक्सपोनेंट है, और आपको मालूम है कि बेस का कॉन्सेप्ट क्या है, बेस शुड बी क्या, बेस शुड बी नोन। इन दिस सिचुएशन बेस क्या होनी चाहिए, बेस जो है वो नोन होनी चाहिए, और जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, सर जी वो इस वक्त अननोन होना चाहिए। ओके, अब मुझे लगता है कि मैं आपको कितनी तीन एग्जांपल्स लिखवाने की कोशिश करूंगा, जरा प्लीज गौर से सुनिए, और चाहें तो 3 कॉलम्स बना लें, ज्यादा काम आसान हो जाएगा। मैं सबसे पहले लिखता हूं कि जनाब जी क्या बेस ली जाए। अगर मैं कहूं जी बेस मैंने लेनी है 1 एज अ बेस ले सकता हूं, 1 की पावर x, वो क्या होगा सर, उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। लाइक 1 की कुछ भी पावर हो, 1 की पावर 1 हो तब भी 1, 1 की पावर 2 हो तब भी 1, 1 की पावर 10 हो तब भी 1, 1 की पावर -10 हो तब भी 1, 1 की पावर 0 हो तब भी 1, 1 की पावर इंफिनिटी हो तब भी 1, तो 1 की पावर x हो तब भी 1। तो इसका मतलब 1 पावर x इज नो फंक्शन, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसकी एक वैल्यू है दैट इज 1। तो y इज इक्वल टू 1, अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू 1 पावर x,
तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, उसका तो ग्राफ बिल्कुल वो y इक्वल टू 1 वाला हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी। क्या मैं उसकी बात नहीं करना चाह रहा, तो फिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैंने 3 फंक्शंस आपके सामने लिखने हैं। सबसे पहले फंक्शन का नाम सुने जी, y इक्वल्स टू 2 पावर x, फिर क्या, फिर y इक्वल्स टू 10 पावर x, फिर क्या, y इक्वल्स टू e पावर x। ये लो जी, क्या कर रहा हूं प्लीज गौर से सुनिए। मैंने सबसे पहली बात आपसे ये कही कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा होगा। सर जी वो कुछ ऐसा होगा, y f of x is equals to a power x। a क्या है? a was the base, that was known base। known base की वैल्यू क्या होगी? मैंने 1 तो नहीं ली, मैंने 2 ले ली, फिर मैं 3 ले सकता था, 4 ले सकता, उस हिसाब से तो मैं पता नहीं कितने फंक्शन बना देता। तो मैंने जनरली 3 बनाने की कोशिश की है। एक मैंने बिल्कुल सबसे स्मॉलेस्ट एक जो बेस हो सकती है 2 वो ली है, फिर मैंने एक 10 बेस ली है क्योंकि इसका काम हमारे आगे सिलेबस में बहुत जरूरी होगा। फिर मैंने एक स्पेशल किस्म की बेस ली है, एक ई लिया है, इट्स अ स्पेशल बेस, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू है। मैं जब इसका ग्राफ बनाऊंगा तो आई टेल यू व्हाट इज दिस ई बाय द वे, ठीक है। ए तो मैंने जनरली अननोन बेस मतलब एक ए लिखा हुआ है, ये ई अननोन नहीं है, ये ई कोई जनरल टर्म नहीं है, बड़ी स्पेसिफिक वैल्यू है इसकी। जैसे क्या बोलते हैं, वो एक पाई होता था, उसकी क्या वैल्यू होती थी? 3.1415, वो कुछ मुझे पता नहीं कुछ होता था, हाँ छुपा लिया उसने अपने आप को। इसी तरह एक ई भी होता है, ई की भी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है जी। वो क्या वैल्यू होती है? जरा कैलकुलेटर निकालें और ढूंढें कि ई की क्या वैल्यू लिखी हुई है। कहीं ना कहीं ढूंढने जाना, जैसे पाई मिल गया आपको तो वहां कहीं ना कहीं ई भी लिखा होगा। 4 पॉइंट तो नहीं है भाई, 2 पॉइंट क्या, 2.71828182 समथिंग, सो दैट इज सम यू नो ई की एक वैल्यू है। और ई की क्या वैल्यू है देखें जी, एक काम करें, यहाँ पे लिखते हैं ई इज अ स्पेशल बेस। ई इज अभी इसकी स्पेशलिटी हमें समझ नहीं आएगी कि सर इसमें क्या खास बात है या इसमें क्या स्पेशलिटी है, इसको क्यों आप देख रहे हैं। E is a special base that is equal to क्या, not exactly equal to but approximately equal to 2.718 के बाद बस ठीक है 2.718 E is a special base that is 2.718, ठीक है जी। तो इसका मतलब मैं पहले आपको पढ़ा रहा हूं 2 की पावर x, फिर इसके बाद अगर मुझे पढ़ाना चाहिए तो 3 की पावर x, तो मैं 3 की पावर x नहीं पढ़ा रहा, मैं क्या पढ़ाऊंगा 2.718 की पावर x। अब इसमें क्या खास बात है, ये क्यों खास है, ये क्या सीन है? जैसे आपने पहली दफा पाई पढ़ा होगा तो क्या आपने पाई की सारी बात पढ़ ली? पहली दफा तो पाई की बस वैल्यू पढ़ता ना बंदा, ठीक है। वो तो साल 1.5 साल बाद बंदे को समझ आती है कि यार ये पाई जो है वो एरिया में इस्तेमाल हो रहा है, या पाई जो है वो पेरीमीटर में इस्तेमाल हो रहा है, पाई की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट है, या पाई की जो वैल्यू है वो राउंडेड है, पाई जो है वो रैशनल है या इरैशनल है, पाई किसने पैदा किया है, पाई कहाँ से डेवलप हुआ है, वो बहुत बाद में जाके हमें पता चलता है। इनिशियली हमें उसका इस्तेमाल सिखाया जाता है। तो मैं यहाँ पे भी ई की जो है वो पूरी साइंस तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इनिशियली आपको ई का इस्तेमाल सिखाऊंगा, ठीक है। फिर जब मैं इसका ग्राफ श्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद डेवलप होती जाएगी। बहरहाल ये जो मैंने 3 आपके सामने फंक्शंस लिखे हैं, पहला लिखा है 2 की पावर x, फिर दूसरा लिखा है 10 की पावर x, फिर तीसरा लिखा है e की पावर x। मुझे लगता है मैं इनकी लफ्जों में इसको समझाने नहीं चाहता, मैं लफ्जों में समझाऊंगा तो समझ ही नहीं आएगा आपको। जैसे होता है ना x की पावर 2, वो तो समझ आ जाएगा क्या मतलब है उसका, x मल्टीप्लाई बाय x, अच्छा x की पावर 3, x की पावर 10, x into x into x into x कितनी दफा, x की पावर n, x into x into x कितनी दफा, n दफा, 2 की पावर x, 2 into 2 into 2 into 2 कितनी दफा। Now what is this x दफा? Sir, this x can be 1 दफा, this x can be 2 दफा, this x can be 3 दफा, this x can be any दफा। अच्छा, if x is 1 दफा तो जवाब क्या होगा 2, if x is 2 टाइम 2 है तो जवाब होगा 4, अगर x 3 है तो जवाब होगा 8,
अगर x4 है तो जवाब होगा, अगर x5 है तो जवाब होगा। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे x, मैं आपको x की वैल्यू बता रहा हूँ, आप मुझे y की वैल्यू बता रहे हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप मुझे क्या बता रहे हैं? ये कौन सा सीन है भाई? तो टेबल बना के ग्राफ बनाने वाला सीन है। इससे बेहतर है कि क्या कर लें, जो कहानी समझ रहे हैं हम, मुझे तो उस कहानी का फिर टेबल बना देना चाहिए और टेबल बनाकर उसका ग्राफ ड्रॉ कर देना चाहिए, तो सारी की सारी कहानी समझ आ जाएगी कि क्या होना है क्या नहीं होना। मैंने इसीलिए इसको लिखा है एल्जेब्रिक फंक्शन, कि मैं इसको समझाना ही ग्राफ बना के चाहता था। अदरवाइज मैं इसको एल्जेब्रिक टर्म पढ़ा के वहां भी समझा सकता था, लेकिन वो जो मेरा समझाने का प्रोसीजर है इसको, उस प्रोसीजर में ग्राफ की ड्राइंग बड़ी जरूरी है। तो इसलिए जब ग्राफ की ड्राइंग बड़ी जरूरी होती है तो आपको पता है, मैं तो उसको अलजेब्रा कहता ही नहीं हूँ, मैं तो उसको क्या कहता हूँ, मैं तो उसको फंक्शंस कहता हूँ। ठीक है जी, हाँ अब अलजेब्रिक फंक्शंस कह दें। ये पिछले साल आपने एक चैप्टर पढ़ा था, ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। अगर आपको याद हो तो पिछले साल हमने बड़े तरीके से एक लफ्ज डेवलप किया था। पहले हमने अलजेब्रा पढ़ा था, फिर हमने फंक्शंस पढ़ा था, फिर हमने ग्राफ्स पढ़ा था, तो हमने एंड पे क्या कहा, हमने तो भी एक ही चैप्टर पढ़ा है, दैट इज ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। मतलब हमने वो काफी 6-7 महीने बाद इस चीज को महसूस किया कि यार अभी तक तो हमारा पहला चैप्टर ही चल रहा है। क्या नाम था उस चैप्टर का? ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक। और पिछले पूरे साल आपकी पूरी प्योर मैथ्स में 2-3 चैप्टरों को छोड़कर, वो अरिथमेटिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन वाले को छोड़कर, बाकी सारे मैथ्स का मकसद ही क्या है? बाकी सारे मैथ्स का मकसद ही क्या था? ग्राफ्स ऑफ, अच्छा नॉट जस्ट ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक, बल्कि क्या था? ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो वहां तो बुनियादी तौर पर हम हर चीज का ग्राफ ही सीख रहे थे। तो मुझे तो लगता है कि एएस का जो मैथ्स है वो काफी हद तक, उसका जो 50-60% सिलेबस है वो है ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस, फिर उसका जो अगला 20-30% है वो है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और फिर एंड में 10% टॉपिक अलग से होगा कि जनाब एपीजीपी होगा या कोई सर्कल का एरिया वॉल्यूम निकालना होगा। अदरवाइज मेजॉरिटी काम कैलकुलस का काम, या जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का काम है, उसका ताल्लुक भी किसके साथ है? उसका ताल्लुक भी ग्राफ्स के साथ ही है ना। ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस बनाकर आपने उसको कैलकुलस किया है, लेकिन पिछले साल आपने ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया है, लेकिन आपने उसका क्या नहीं किया, उसका आपने कैलकुलस नहीं किया। तो किधर करेंगे? इस साल कर लेंगे। इस साल मैं जो फंक्शन पढ़ाऊंगा, अभी मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्ट करना है ना, क्योंकि ये अलजेब्रा की कमी है। मैंने क्या किया है, जरा प्लीज दोबारा गौर से सुनिए। मैं कहना चाहता हूं कि आपने पिछले साल ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस भी पढ़ा है और आपने उसकी कैलकुलस भी सीखी है। और आपने क्या नहीं पढ़ा? आपने ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं लेकिन उसकी कैलकुलस नहीं सीखी है। तो मेरे पास एक काम तो ये था कि मैं सीधा सीधा क्या स्टार्ट करता कि चलो जी बिस्मिल्लाह करो, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है। उसका आपने क्या नहीं सीखा? उसका आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं सीखा। लेकिन हुआ क्या है कि आपने अलजेब्रा भी पूरा नहीं सीखा था। पिछले साल उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलजेब्रा भी हमारा मुकम्मल नहीं किया। तो बहुत सारा कंटिन्यूएशन आया पिछले अलजेब्रा का। आपने देखा कि एक्सपेंशन में कमी थी, तो आपको बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ाया गया। आपने देखा कि फैक्टराइजेशन में, लॉन्ग डिवीजन में कमी थी, हमने वो वहां से कवर किया। आपने देखा इक्वेशंस में कुछ नामों में कमी थी, वो पैरामीट्रिक वाला नाम या इम्प्लिसिट वाला नाम नहीं था हमारे पास, मैंने उसको पूरा किया। ठीक है, और आपकी इतला के लिए अर्ज है, जो मैंने नया नाम पैदा किया पैरामीट्रिक इक्वेशंस, इसका आपने पिछले साल कैलकुलस नहीं किया, मैं करूंगा इस साल। आपने जो नाम पैदा किया एक नया इम्प्लिसिट इक्वेशन, मैं नाम पैदा ही किस काम के लिए कर रहा हूँ कि इनका मैंने अल्टीमेटली क्या कराना है, इनका मैंने अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कराना है। सो कहने का मतलब यह है कि हमें अलजेब्रा में बहुत सारी कमियां छोड़ी गई पिछले साल के सिलेबस में, इसलिए उसको मुकम्मल किया जा रहा है। हाँ, मुझसे कोई अगर कहे कि जनाब साहब एएस का P1 और A2 का P2 या 3 डिजाइन करो, तो शायद मैं उनको बोलूं यार सीधा सीधा काम करो, अलजेब्रा पूरा परे मारो और ट्रिग्नोमेट्री पूरी इधर मार दो। ठीक है जी, ताकि काम अलग अलग हो ना। मतलब एक ये सोच भी हो सकती है कि सर जी क्या कर देना चाहिए, प्योर मैथ्स 1 में जब हमारा एएस वाला मैथ्स होता है, उसमें पूरे का पूरा काम ही कौन सा होता है, अलजेब्रा अलीफ से लेकर स्टार्ट करें एंड तक, एक्सपोनेंशियल तक, तो पैरामीट्रिक तक, तो इम्प्लिसिट तक, तो उसका सारा कुछ पूरा कर दे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री को टच ही ना करे। ट्रिग्नोमेट्री को आके फिर A2 में जब अटैच करे तो फिर उसका ग्राफ भी बनवाए, उसका डिफरेंशिएशन भी करवाए, उसकी इंटीग्रेशन भी करवाए, उसकी बेसिक वाली प्रॉपर्टीज भी पढ़ाए, तो उसकी एडवांस वाली प्रॉपर्टीज भी पढ़ाए। अब ये भी एक अप्रोच है, लेकिन कैम्ब्रिज को शायद ये अप्रोच पसंद नहीं है। वो कहते नहीं सना, हम क्या करेंगे, हम एएस में भी अलजेब्रा डिस्कस करेंगे, हम A2 में भी अलजेब्रा डिस्कस करेंगे, हम एएस का अलजेब्रा काफी सारा पढ़ाएंगे लेकिन कुछ छोड़ भी देंगे ताकि वो A2 में डिस्कस करें।
एएस में ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाएंगे और कुछ छोड़ भी देंगे ताकि आप A2 में भी डिस्कस करें। यही काम उन्होंने केमिस्ट्री में भी किया हुआ है। फिर केमिस्ट्री में बायो ऑर्गेनिक पढ़ानी तो खत्म करो सारे की सारी, गलनी दी थोड़ी सी इधर पढ़ेंगे, थोड़ी सी तो नहीं, वो एएस में भी अच्छी खासी होती है, फिर वो जो अच्छी खासी जो है वो A2 में भी होगी। ठीक है, फिजिक्स में बड़ा अच्छा काम हुआ है। कैसे? फिजिक्स को उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। क्या वेव्स वाला काम उधर करो तो इधर जो है वो कोई क्वांटम फिजिक्स आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी वाला काम इधर करो तो उधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाएगी। ठीक है, लीनियर मोशन वाला काम इधर करो तो सर्कुलर और ऑसिलेटरी उधर, क्योंकि उसका बिल्कुल ही सीन उल्टा है ना, उसका काफी हद तक सीन उल्टा है। तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि जो हमारा खैर मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ये आपके सामने कमेंट करने वाली बात नहीं है, ये हम टीचरों की बहस होती है कि उनको कोई हिदायत दे या उनको कोई समझाए या कोई मेल करे, कभी हम करें कभी कोई करे कि जहाँ इसको ऐसे करो उसको वैसे करो। बहरहाल लेकिन वो हम इंडिविजुअल्स की तरह सोचते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा थिंक टैंक बैठा होता है जो हर चीज को क्रिटिकली एनालाइज कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। बहरहाल मैं इसमें बहस में नहीं जाना चाहता, वापस आओ जाइए साहब, क्या इधर क्या पढ़ाना है, जो भी वजह आपको पता है कि क्या सीन हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अलजेब्रा में कुछ कमी छोड़ी थी वो एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ A2 के अंदर, ये खत्म होगी तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाऊंगा। और क्या कमी छोड़ी है? बहुत बेसिक कमी छोड़ दी, बहुत बिल्कुल स्टार्ट वाली कमी छोड़ दी। कौन सी? वो x की पावर 2 और 2 की पावर x वाली कमी छोड़ दी। ठीक है, अब ये इतनी बेसिक है लेकिन इतना भी आसान नहीं है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग में मेच्योरिटी आएगी तो ही अंडरस्टैंडिंग होएगा। बहरहाल मुझे लगता है मैं उसको समझाने के लिए एज अ टर्म नहीं समझाना चाहता, मैं दोबारा वापस अपने उस ओरिजिनल जुमले पर आता हूँ। मैं इसको कैसे समझाना चाहता हूँ? मैं इसको एज अ फंक्शन समझाना चाहता था। और फंक्शन कैसे समझाते हैं? फंक्शन ग्राफ से समझाते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं? अगर पता हो तो स्केच करते हैं, ना पता हो तो क्या करते हैं? ना पता हो तो टेबल बनाते हैं, टेबल में वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज मुकम्मल करके उसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, पॉइंट्स प्लॉट करके उसकी लाइन स्केच करते हैं। ये तो हमारा ऑर्डिनरी लेवल का काम होता था कि जनाब साहब आपने ये परेशान नहीं होना कि इक्वेशन कैसी है तो कैसी नहीं है, आपने सिर्फ एक काम करना है, टेबल बनाना है। एक्स की कुछ पता नहीं -3 से लेकर +3 तक या -5 से लेकर +5 तक उस फंक्शन में वैल्यूज पुट करनी है। आपके पास एक y की वैल्यूज आती रहेंगी, x और y के पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स को आपने प्लॉट करना है, प्लॉट करके उनको ज्वाइन करना है बाय स्मूथ लाइन और स्मूथ कर्व, और उसके बाद देखना है कि क्या बना है तो क्या नहीं बना। किसको मसला इस बात से? आई थिंक मैं इसका टेबल बनाना चाहता हूँ। 3 वर्टिकली टेबल्स बना लीजिए। टेबल्स कैसे बनते हैं भाई? पहले x की एक रो या कॉलम बना देता हूँ, फिर y की एक रो या कॉलम बना देता हूँ। और अगर आपको ओ लेवल वाला काम याद हो तो आई थिंक हम -3 से +3 या फिर -5 से +5 तक का ग्राफ बनाते होते हैं। तो प्लीज बताइए क्या किया जाए? -3 से +3, आई थिंक -3 से +3 भी काफी है। -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। प्लीज मुझे वैल्यूज बताते रहें। जब इसकी वैल्यू मतलब y की वैल्यू क्या आएगी? 2 की पावर -3। व्हाट इज 2 की पावर -3? सुनिएगा जरा गौर से। इट इज बेसिकली 1 over 2 की पावर 3। व्हाट इज 1 over 2 की पावर 3? इट इज 1 over 8। व्हाट इज 1 over 8? सर जी 1 over 8 इज एक्चुअली 0.125। चेक करो 125। I think it is 0.125। मेरा मेंटल मैथ्स तो 1 over 8 को 0.125 कहता है। आगे चलें। 2 की पावर -2 is equals to 1 over 2 की पावर 2, तो it is 1 over 4। What is it? 0.25। आगे चलें। 2 की पावर -1, it is 1 over 2 की पावर 1, it is 1 over 2। What is it? 0.5। 2 की पावर 0, anything power 0 is? Anything power 0 is 1। Okay। 2 की पावर 1, it is 2। 2 की पावर 2, it is 2 into 2, it is 4। and end पे है 2 की पावर 3। What is it? 2 into 2 into 2 क्या जनाब? 8। Okay। बाकियों के भी टेबल्स ऑलमोस्ट जो है वो ऐसे ही बनेंगे।
एक काम करिए, अगला टेबल बनाएं। यहां पे भी मुझे x की पहले वैल्यूज लेता हूं और फिर y की। x की वैल्यू वही -3 से लेकर -2, -1, 0, 1, 2 और 3। बताएं जी क्या होगा। अब अगला फंक्शन कौन सा है? ये है 10 की पावर x। अच्छा जी, तो क्या करूं? 10 की पावर -3, व्हाट इज इट? 1 over 10 power 3. What is 1 over 10 power 3? It is 1 over 1000. What is 1 over 1000? 0.001. Then this is 10 power -2. What is it? 1 over 10 power 2. It is 1 over 100. What is it? 0.01. 10 की power -1 is 1 over 10. 1 over 10 की power 1 is 1 over 10. It is 0.1. 10 की power 0 is, it is 1. 10 की power 1 is just 10. 10 की power 2 is 10 into 10. It's 100. 10 की power 3, what is it? 10 into 10 into 10. क्या आंसर है जी? 1000. अच्छा, मैं ना अभी e की पावर x का ग्राफ नहीं, मतलब उसका टेबल नहीं बनाना चाहता। मैं उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। जगह यहाँ पे छोड़ दीजिएगा वैसे प्लीज। इसके नीचे जाएं जी, इनके नीचे जाके इसका ग्राफ बनाते हैं। इन टेबल्स के नीचे प्लीज बैग उठा लें, यहाँ से डेटा बैग उठा लें। इनके नीचे इसका हम ग्राफ बनाए। ग्राफ कैसे बनाते हैं भाई? दो एक्सिस बनाएंगे। अगर आप चेक करें, वैसे x की वैल्यूज मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिखी है, मतलब मैंने नेगेटिव -3 से लेकर पॉजिटिव 3 तक लिया पूरा। y के आंसर्स क्या हैं? वो इवन अगर मैं x की पावर कर दूं -10, क्या कर दूं? लेकिन अगर 2 की पावर -10 कैलकुलेटर में लिखें 2 की पावर -10। एक चीज तो मुझे लगता है ऑब्वियस हो रही है कि x की जितनी मर्जी नेगेटिव वैल्यू पुट करें, y का नेगेटिव आंसर है ही नहीं। तो इसका मतलब y के लिए मुझे नीचे जाने की जरूरत, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो सुनिए जरा गौर से जनाब साहब, मैं यहां से नीचे वाला क्वाड्रेंट ही नहीं बनाना चाहता। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज O फॉर ओरिजिन। अच्छा जी, क्या वैल्यूज हैं जनाब साहब? ये 1 है तो सर जी ये -1 है, ये 2 है तो ये -2 है, यहाँ ये 3 है तो ये -3 है। मुझे वैल्यूज बताएं जनाब साहब। When x is -3, please tell me what is the value? किधर है 0.125? बल्कि y एक्सिस की पहले लेबलिंग करो जरा। y एक्सिस मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? 8 तक। कहां तक जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आई थिंक इतना काफी है। जो पॉइंट्स आसान है पहले उनको बनवा लें यार। 3 की पावर है, 3 की जगह पावर, 3 की जगह आंसर, जब x की वैल्यू 3 है तो y is 8। ये पॉइंट प्लॉट करो जी। जब x की जगह 2 है तो y की जगह 4। ये वाला पॉइंट प्लॉट करो जी। जब x 1 है तो y की जगह 2 है। ये जी, जब x 0 है तो y की जगह 1 है। ये पुट करो जी। जब x -1 है तो y की जगह 0.5 है। जब x जो है वो -2 है तो y की जगह 0.25 है। जब x -3 है तो y की जगह very close to x axis, not touching x axis but very close to x axis। ठीक है जी, ये पॉइंट्स मेरे पास प्लॉट हो रहे हैं जनाब साहब। ये जो पॉइंट्स प्लॉट हो रहे हैं बेटा 3 कॉलम्स में बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं इसके नीचे लिखूंगा अभी कुछ और, तो वो किधर लिखोगे आप? अगले पेज पे चले जाओगे। जैसे बनाता हूँ फॉर गॉड सेक यार, मेरा लिखने का स्टाइल है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, मैं उसी तरह से चलता हूँ। ठीक है, आपके बाद में नोट्स ही रैंडम हो जाएंगे। मैंने जो इक्वेशन लिखी है मैंने उसके नीचे उसका टेबल बनाया है, टेबल के नीचे मैं ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ के नीचे मैं उसकी प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, प्रॉपर्टीज के नीचे मैं उसके फिर आगे कैलकुलस कराऊंगा। तो मैं तो ऐसे नीचे जाते जाऊंगा, आपका पेज ऐसे तो नहीं है कि इतना आगे जाएगा वो। सो प्लीज जैसे बना, खैर अभी बना लो, घर जाके ठीक कर लेना उसको। सुने जनाब साहब। सर उसामा कितनी टाइम है हमारे पास? 2 मिनट है। 2 मिनट ओके। लो जी, क्या करो भैया, पॉइंट्स जोड़े थे आपस में सारे।
हेलो, क्या हुआ? आई थिंक आपके सामने एक कर्व आ गई है कि जिसके कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर तो ऑब्वियसली फील हो रहा होगा आपको, कैसा सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ इज ऑलमोस्ट कैसा हॉरिजॉन्टल, in fact something like touching the x-axis, but in the first quadrant the graph is क्या, it is vertical, and इसका vertically rise होना, this type of rise is actually known as exponential rise. ये लफ्ज हमने बचपन से सुना जरूर है कि जी फलानी चीज एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। ये एक्सपोनेंशियली बढ़ने का मतलब क्या है? सर जी एकदम ही ऊपर चली गई है, तो ये जो एकदम ही ऊपर जाना है, दिस इज नोन एज क्या, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल राइज। कि 2 की पावर 1 का आंसर वाज 2, 2 की पावर 2 का आंसर वाज 4, 2 की पावर 3 का आंसर वाज 8, 2 की पावर 4 का आंसर किधर होगा? 16। तो मुझे 16 की वैल्यू ना ऊपर वाली क्लास में आएगी, मतलब ये दीवार क्रॉस करके ऊपर वाली क्लास में जाना पड़ेगा तब 16 आएगा। और अगर 2 की पावर 5 है दैट इज 32, तो इसी स्केल पे जाएंगे तो बहुत ऊपर चले जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये जो बहुत ऊपर चले जाएंगे, मुझे लगता है 2 की पावर x में समझ नहीं आया, 10 की पावर x में ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जरा 10 की पावर x का ग्राफ बनाएंगे जल्दी से, बना सकता हूँ है जी? आगे बनाएंगे, चलो जी दैट्स इट। यहाँ पे जाके जनाब साहब क्या करेंगे, मैथ्स का लेक्चर खत्म करते हैं, वापसी में आके ग्राफ बनाएंगे इक्वल टू 2 की पावर x का। ठीक है, जरा प्लीज ग्राफ बनाते हैं किसका, y इज इक्वल टू 10 पावर x का ग्राफ बनाते हैं जी। सुने जनाब साहब, जब मैं y इज इक्वल टू 10 की पावर x का ग्राफ बनाऊंगा तो यहां पर भी क्या सिचुएशन है, x की वैल्यूज तो -3 से +3 तक मैंने सारी वेरी कर दी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। लेकिन जब मैं y के आंसर्स देखता हूं तो क्या आंसर्स चल रहे हैं, 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100 और 1000। अच्छा, इसका क्या मतलब है? x का तो मुझे मसला नहीं है, दिस इज 1, दिस इज -1, this is 2, this is -2, this is 3, this is -3। बट अब प्रॉब्लम ये चल रहा है कि जो y का स्केल है वो मैंने स्टार्ट करना है 0.001 से लेकर कहां तक जाना है, मुझे 100 या 1000 तक जाना है। अब उतनी जगह तो नहीं है मेरे पास यहाँ पे, लेकिन बहरहाल जितनी भी जगह है मैं कोशिश करता हूँ कुछ एडजस्ट करने की। आई थिंक इफ दिस इज 0, दिस इज 10, दिस इज 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये लो जी, मैं y एक्सिस को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज 10, दिस इज 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और कम से कम 100 वाला पॉइंट तो प्लॉट होगा इसके ऊपर। 1000 वाला प्लॉट हो ना हो, 100 वाला पॉइंट तो प्लॉट होगा। बताएं जनाब कौन कौन सा प्लॉट हो सकता है? जब x की वैल्यू 0 थी, जब x की वैल्यू 0 थी तब y का आंसर क्या था? 1। किधर है 1? सर जी कहीं ना कहीं यहां होगा। कहां होगा जी? अगर ये 0 है और 10 तो कहीं ना कहीं यहां होगा। जब x की वैल्यू 1 थी तब क्या सीन है? तब y का आंसर 10 है, वो किधर है? जब x की वैल्यू 2 है तब y का आंसर क्या है? सर जी तब y का आंसर 100 है। जब x की वैल्यू 3 है तब y का आंसर क्या है? 1000। तो इस स्केल के मुताबिक 1000 किधर है? इस स्केल के मुताबिक 1000 बहुत ऊपर है, लाइक यू नो वो तो तीसरी चौथी मंजिल पे चला जाएगा 1000। खैर बहरहाल जहां पे भी ये 1000 वो तो प्लॉट नहीं होता। क्या प्लॉट हो सकता है? -1 पे क्या है? 0 पॉइंट, वो किधर है? x एक्सिस पर नहीं है, उससे थोड़ा सा। -2 पे क्या है? 0.01, वो किधर है? वो भी x एक्सिस पर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। फिर -3 पर 0.001, वो भी बस x एक्सिस पर नहीं है, उससे थोड़ा सा ऊपर है। खैर अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 करता तो शायद उनमें थोड़ी आसानी होती, लेकिन मैं ग्राफ को जैसे वहां मैंने कहा कि आप देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ऑलमोस्ट, तो यहाँ वो ऑलमोस्ट वाली काफी फीलिंग आएगी आपको। क्या फीलिंग आएगी? लुक एट दिस,
हेलो जी, लुक एट द ग्राफ। एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, ग्राफ को ऐसा बनाएं कि टच ना करे बस एक्स एक्सिस को, क्या ना करें, उससे इतना सा ऊपर रखना है, थोड़ा सा ऊपर रखें, बस टच ना कराएं उसको। तो खैर बहरहाल ये हमारे पास एक ग्राफ सा बन रहा है, जिस ग्राफ को हमने क्या बोला जी, किसका ग्राफ है ये? वो वाला था y इज इक्वल टू 2 की पावर x वाला। ये किसका है सर? ये है y इज इक्वल टू 10 की पावर x वाला ग्राफ है, ठीक है। अब जो मर्जी कर लें, जिस मर्जी का ग्राफ बना लें, y इज इक्वल टू 2 की पावर x का बनाएं, y इज इक्वल टू 3 की पावर x का बनाएं, y इज इक्वल टू 4 की पावर x का बनाएं, y इज इक्वल टू 5 पावर x का बनाएं, y इज इक्वल टू 10 पावर x का, मतलब जितना आप आगे जाते जाएंगे, बेस को जितना बड़ा करते जाएंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और बिल्कुल वर्टिकल, ये डेवलप होता रहेगा। जब आपकी बेस बहुत छोटी थी तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फीलिंग नहीं दे रहा था, ये बिल्कुल वर्टिकल की फीलिंग नहीं दे रहा था। जब मैंने बेस बहुत बड़ी कर दी तो क्या हुआ? तो उसने प्रॉपर फीलिंग दी कि सर ये बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल, नॉट एग्जैक्टली तो नहीं है, एग्जैक्टली तो भी ये नहीं है, लेकिन ये भी मैंने कहा जी एग्जैक्टली वर्टिकल है कि नहीं, काफी वर्टिकल फीलिंग दे रहा है, ठीक है। बहरहाल इस तरह के बिहेवियर को, इस तरह की तब्दीली को, इस तरह के एक्स के चेंज होने को विद रिस्पेक्ट टू वाई कौन सा चेंज होना कहते हैं? इस तरह के चेंज होने को एक्सपोनेंशियल चेंज होना कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब साहब? जैसे हमने ओ लेवल में पढ़ा है सर जी, एक्स के चेंज होने से वाई ऐसे चेंज होता है, बिल्कुल सीधी लाइन ये वाली। ये कौन सा चेंज होना है सर? ये है वो वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, या वाई इज लीनियरली रिलेटेड टू एक्स, या ये वाला है। अच्छा, ये वाला कौन सा? बिल्कुल बड़ा आराम से जो पैराबोला बनती है, मतलब यहां से भी पैराबोला और यहां से भी पैराबोला, ये यूं करके जो पैराबोला है, ये कौन सी वाली है? दिस इज y is equals to, या तो y is proportional to x square, या y is quadratically related to x, या तो हम कहते हैं y is directly proportional to the square of x, या क्या कहते हैं? y is quadratically related to x, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सर x भी यूं यूं, ये वाला कौन सा रिलेशन है? x and y they both are, ये दोनों पर स्क्वायर है, x पर भी स्क्वायर है, और ये कुछ सर्कल भी हमने पढ़ा हुआ है। फिर हमने ये यूं यूं पढ़ा है, ये क्या है सर? ये तो अलजेब्रा है ही नहीं, ये क्या है? ये तो y is sinusoidally related to x, या अगर ऊपर से आ रहा हो तो y is cosinusoidally related to x। फिर एक कोई हमने और भी टेंजेंट वाला भी पढ़ा है, लेयर्स पढ़ी हैं। खैर बात जो भी है, मैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ अभी नहीं जाना चाहता कि कब कब y का x के साथ कैसा कैसा वेरिएशन है। इस वक्त एक्सपोनेंशियल की बात हो रही है, मैं इसी की बात करूंगा। एक चीज रह गई है, वैसे कौन सी? e की पावर x रह गई है। तो अब जरा अगर काम मुकम्मल ही हो रहा है तो मैं ग्राफ और टेबल ही बनाना है ना, टेबल बनाते हैं इसका, जरा इसका टेबल बनाएं जी। ई के बारे में जो भी हमने बात करनी थी कि सर जैसे 2 तो प्रॉपर नंबर है ना, 10 भी एक प्रॉपर नंबर है, ई भी प्रॉपर नंबर ही है। बस ई में खास बात क्या है? ई एक स्पेशल नंबर है। क्या स्पेशलिटी है उसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो बता देता हूं। एग्जैक्ट वैल्यू तो इररेशनल है, क्या है? तो वो तो नहीं बताई जा सकती। क्यों नहीं बताई जा सकती सर? वो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, तो वो तो नहीं बताया जा सकता। तो उसका राउंडेड वर्जन में लिखा हुआ है 2.718। खैर जो भी है, आप इसका टेबल मुकम्मल करने के लिए कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे, तो कैलकुलेटर जो जवाब देगा मुझे वो जवाब बताते रहिएगा। सुने जी, x और y, x की वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। एक बात तो मुझे कंफर्म है यार, मतलब 2 ग्राफ्स बनाने के बाद एक चीज तो मेरी ऑब्वियस हो गई है कि जो भी होगा ग्राफ की शक्ल ऐसी होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलमोस्ट वर्टिकल होगा। अच्छा, देखते हैं क्या सीन है जी। y की इक्वेशन है e पावर x, तो क्या करूं यहां पर? e की पावर -3, मतलब क्या है इसका? 1/e की पावर 3। अब आप अपने कैलकुलेटर से पूछें डायरेक्ट कि वो क्या जवाब देता है। 0 पॉइंट, मुझे जवाब चाहिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक। 0.05, 0 के बाद क्या है? 497 था, तो 0.05, ठीक है, 0.050। e की पावर -2,
0.135। 5 के बाद क्या था? तो बस ठीक है, 135 होगा। e की पावर -1 368। 8 के बाद क्या है? 7 8 राउंड होके 6 हो। e की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1। e की पावर 1 इज e एंड e की वैल्यू क्या थी? 2.718। e की पावर 2 इज e into e, what is it? 7.390। 90 के बाद क्या है? 3890 था तो 390 हो गया, ठीक है जी। e की पावर 3, e into e into e 086। 20.0855 है तो 086 हो जाएगा जी। यहां तक किसी को मसला है भाई? ये जरा वैल्यूज हैं, प्लीज इनको चेक करें। इन्हें हमने क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये ग्राफ बनाया है, एक तीसरा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजी वाले क्या करें बच्चों, अपनी फिजिक्स की कॉपी के एंड पे जाके ग्राफ बनाएं। बायो वाले इसको मिस नहीं करेंगे, अपनी फिजिक्स की कॉपी निकालें और एंड पे बिल्कुल आखिरी पेज पे जाके जो हम एक्स्ट्रा मैथ्स लिखते होते हैं उस मैथ्स में जाके ग्राफ बनाएं जी, काम आएगा बाद में। (1 - 1 2 - 2 3 - 3। बताओ जी पॉइंट्स क्या हैं, चेक करो जिसके क्या पॉइंट्स हैं। 0.05 से लेकर 20.86 तक। तो क्या करूं जी? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। हेलो जी, ठीक है जी, इसको चेक कराएं जी। मैं सबसे आखिरी वाला पॉइंट पुट करूंगा। जब x की वैल्यू 3 थी तो y था 20 टाइप, 20 पॉइंट समथिंग। किधर है पॉइंट? सर जी इधर। जब x 2 था तो आंसर था 7.3। किधर है जी? सर जी इधर है। जब x 1 था तो आंसर इज 2.7 समथिंग लाइक इधर। जब x 0 है तो y की वैल्यू इज 1। 0 2 के बिल्कुल दरमियान में। जब x -1 है तो आंसर क्या है? 0.36 इधर है। फिर जब x -2 था तो 0.135 थोड़ा और नीचे है। फिर जब -3 था तो 0.05 और नीचे है। बस जो भी कर लें, जितना भी नीचे ले आए, x एक्सिस को टच नहीं कर रहा ग्राफ, लेकिन क्या हो रहा है काफी हद तक। तो देखें नहीं क्या शक्ल है। सारी शक्ल तो बिल्कुल वैसी ही है। हेलो जी, जी तो भाई चाहे तो देख लीजिए, अभी 2 की पावर x का ग्राफ बनाऊं या 3 पावर x का ग्राफ बनाऊं या जिस मर्जी का ग्राफ बना लें, आप देख सकते हैं कि क्या होता है। y एक्सिस पे ये वाला 2 की पावर x का ग्राफ है, ये वाला 10 की पावर x का ग्राफ है और वो वाला e की पावर x का ग्राफ है। इनफैक्ट कहने का मतलब ये है कि सर जी जिसका मर्जी ग्राफ बना लें, अगर आपने एक्सपोनेंशियल बनाना है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? वो ऐसा होता है। और इस शक्ल को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल राइज। क्या कहते हैं जी? जिसमें हमें ज्यादातर क्या करना पड़ेगा? हमें ज्यादातर अपना
क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे मैथ वाले तो शायद सेकंड क्वाड्रेंट भी बना लें, फिजिक्स वाले जो बायोलॉजी वाले हैं उनका सिर्फ और सिर्फ किससे कंसर्न है, उनका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से कंसर्न है, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। सर जी वो बिल्कुल एकदम से वर्टिकली राइज करता है, एकदम से बहुत ज्यादा राइज करता है। वैसे एक सवाल है आपसे, y is equals to 2 की पावर x में और y is equals to x की पावर 2 के ग्राफ में फर्क क्या है? लिखना नहीं है, सिर्फ समझाना है। जैसे 2 की पावर x या 3 की पावर, जो भी थे उनमें और x की पावर 2 के ग्राफ में क्या फर्क है? हाँ जी जरा चेक कीजिएगा प्लीज, क्या फर्क है? दो फर्क है। एक तो बात यह है ये कहां से स्टार्ट होता है, ऐसा ग्राफ था ना y, तो ये स्टार्ट हो रहा है कहां से, ओरिजिन से। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 1 है। कहां से स्टार्ट हो रही थी, दिस इज 0,1। ये पॉइंट बड़ा स्पेशल है, इधर भी है, यहां पे चेक करो, जब x की वैल्यू 0 थी तो 10 पावर 0 1, इसका भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0,1 से स्टार्ट हो रहा है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, जब x की वैल्यू 0 थी तो e की पावर 0 इट वाज आल्सो 1। तो एक बात याद रखिए कि जो आज से पहले आपने ग्राफ बनाए थे वो कहां से स्टार्ट होते थे, ओरिजिन से स्टार्ट होते थे। कहां से जी, ये जो एक्सपोनेंशियल वाला है इसकी खास बात क्या है, चाहे 2 की पावर x है, चाहे 3 की पावर x है, चाहे 4 की पावर x है, चाहे 10 की पावर x है, चाहे किसी भी चीज की पावर x है, इसका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। इसमें जब x की वैल्यू 0 होती है तब y की वैल्यू 1 होती है। तो ये 0,1 से ग्राफ स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0,1। हाँ 0,1 उसकी एक वो है, क्या बोलते हैं, एक बाउंड्री सी है, उससे पहले ग्राफ इज काफी हद तक ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, इसके बाद ग्राफ टेंड्स टू बिकम वर्टिकल। इससे पहले ग्राफ टेंड्स टू अप्रोच एक्स एक्सिस, इसके बाद ग्राफ टेंड्स टू अप्रोच बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड होने के लिए वो ऑलमोस्ट वर्टिकल होने की कोशिश करता है। बहरहाल ये मैंने y इज इक्वल टू x स्क्वायर तो नहीं ड्रॉ करना, लेकिन मैं बताना क्या चाहता था, ये बताना चाहता हूं कि ये भी क्या हो रहा है, कर्व करके ऊपर जा रहा है, वो भी क्या कर रहा है, कर्व करके ऊपर जा रहा है। इसका जो कर्वेचर है और उसका जो कर्वेचर है, फर्क है दोनों में। यहां क्या हो रहा है, यहां x का स्क्वायर है, मतलब x डबल होगा तो क्या होगा, उसकी वैल्यू 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। x ट्रिपल होगा तो y की वैल्यू 8 गुना ज्यादा हो जाएगी। यहां आप सोच भी नहीं सकते हैं कितने गुना ज्यादा हो रही है। तो लुक एट दिस, 10 की पावर x को देखें, पहले जब x 1 था तो y 10 था, x जब डबल हुआ 1 से 2 हुआ तो y 10 से 100 हो गया है। कितने टाइम्स बड़ा हो गया, 10 टाइम्स बड़ा हो गया। अच्छा जब अभी तो मैंने 2 को डबल भी नहीं किया, 2 को सिर्फ एक यूनिट आगे लेके जाना है, 2 पे लेके जाएं, 3 जस्ट डबल शबल ना करें, एक स्टेप आगे जाएं तो y किधर चले जाएगा, y और 10 टाइम्स आगे चला जाएगा। तो जो एक्सपोनेंशियल वाला काम है उसका सीन पता है क्या है, इसमें ऐसा होता है जब x में एक स्टेप का इंक्रीज आए, क्या है, x में एक स्टेप का इंक्रीज आएगा, y में इन दिस केस 2 टाइम्स का इंक्रीज आएगा। y में आप x में एक और स्टेप आगे चले जाएं, y में फिर 2 टाइम्स का इंक्रीज आएगा। x में फिर एक और स्टेप आगे चले जाएं, y में और 2 टाइम्स। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, पहले मैं कहता था इसके लिए मैं क्या क्या कहता होता था, जब हम ये पढ़ते थे हम कहते थे x डबल होगा तो y डबल का 2 टाइम्स होगा, लाइक 4 टाइम्स होगा। x 3 टाइम्स होगा तो y 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स होगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां मैं नहीं कह रहा कि x को 2 टाइम्स करें, यहां मैं कह रहा हूं x को एक स्टेप क्या कर दें, बड़ा कर दें, 1 से 2 बना दें तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 से 3 बना दें, आंसर क्या होगा, 2 और टाइम्स, नहीं 4 नहीं, वो 2 टाइम्स बढ़ता रहेगा। x की तब्दीली एक स्टेप की है, y की तब्दीली 2 टाइम्स की है। यहां x में +1 हो रहा है, y में -2 हो रहा है। इधर देखें, यहां x में क्या हो रहा है, +1, यहां y में क्या हो रहा है, -2। यहां फिर x में क्या हुआ है, +1, y में क्या हुआ है, -2। यहां x में क्या हुआ है, +1, y में क्या हो रहा है, -2। यहां x में क्या हो रहा है, +1, y में क्या हो रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल ऐसे ही, लुक एट दिस, x में क्या हो रहा है, +1, y में क्या हो रहा है, टाइम्स 10।
x में क्या हो रहा है +1, y में क्या हो रहा है। तो जैसे जैसे x में आप एक एक स्टेप आगे जाते हैं, y में इन दिस केस क्या होगा 10 टाइम्स आगे जाएंगे, 10 टाइम्स आगे जाएंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे x में +1 होगा, यहां y में टाइम्स 10 होगा, यहां x में फिर से +1 होगा, यहां y में टाइम्स 10 होगा, यहां x में फिर से +1 होगा, y में। तो बड़ा अजीब सा बिहेवियर है कि x में क्या करें एक नंबर आगे चले जाएं, तो y क्या कर जाता है जितना वो जिस चीज की एक्सपोनेंट है, जो भी एक्सपोनेंशियल है, अगर बेस 2 है तो 2 टाइम्स आगे, बेस अगर 3 हुई तो x में एक स्टेप का इंक्रीज y को 3 टाइम्स बढ़ा देगा। अगर हुआ y इज इक्वल टू 5 पावर x, तो x का एक स्टेप का इंक्रीज y को 5 टाइम्स क्या कर देगा आगे बढ़ा देगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। सिमिलरली अगर मैं कहूं जी y इज इक्वल टू e की पावर x है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं x में क्या हुआ है एक स्टेप का इंक्रीज हुआ है, ये y में क्या हुआ है टाइम्स e हो गया है। अब ये टाइम्स e क्या होता है सर, एक नंबर है 2.718, मतलब ऑलमोस्ट 3, क्या बोलूं जैसे 2.712 राउंड कर क्या बनता है 3 बनता है। तो अगर मैं इसमें एक स्टेप की इंक्रीज आई है तो उसमें 3 टाइम्स इंक्रीज आ गए। इसमें फिर क्या होगा एक स्टेप का इंक्रीज, इसको क्या कर देगा 3 टाइम्स या e टाइम्स, एक स्टेप का इंक्रीज इसको 3 टाइम्स या e टाइम्स। आई थिंक जो एक्सपोनेंशियल में मैंने समझाना है मैं समझा चुका हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या है। इसमें क्या होता है x में एक एक स्टेप की इंक्रीज, y में टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स व्हाटएवर जो भी बेस है टाइम्स बेस टाइम्स इंक्रीज का सबब बनता है। खैर बहरहाल मैंने यहाँ पर आज इसके हवाले से इतनी ही बात करनी है, इसके लिए एक्स्ट्रा बात मैं भी नहीं करना चाहता। मैं इसके जो फर्दर ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कब लिखवाऊंगा जी, वो बेटा जी मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाने हैं। आप में से किसी के पास कुछ सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन बायोलॉजी वाले अगर चाहते हैं कि इसकी फर्दर मैथ्स भी सुने ताकि आपको आगे फिजिक्स में थोड़ी ज्यादा हेल्प हो, तो आता है फिजिक्स में एक जगह पर है, ये एक नहीं 2 जगहों पर ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और एक्सपोनेंशियल ग्राफ इस्तेमाल होगा। तो वो भी अगर सुनना चाहते हैं तो मैथ्स में थोड़ा जल्दी आ जाया करें। जरा सब बोर्ड साफ कर दो। अभी निकालें जी प्योर फिजिक्स।